देखो, पहली खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली से खबर आई है। खबर क्या आई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक पार्टीज हैं, वो चुनाव में अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करने से पहले, जैसे मान लीजिए कोई भी चुनाव है, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत का चुनाव, वहां पे आपने मिस्टर ए को मान लीजिए टिकट दिया, तो ए के बारे में आप बताइए कि भाई कहीं इस पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं इसने कोई अपराध तो नहीं किया है। तो पहली चीज आपको क्या बताना है कि हर व्यक्ति की क्रिमिनल रिकॉर्ड की हिस्ट्री बतानी है, क्योंकि हमारा देश इतना महान है कि 10 में से 6 तो क्रिमिनल्स ही चुनाव लड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले तो आप ये बताइए कि वो जो व्यक्ति आपने जिसको टिकट दिया है, मान लीजिए उसका नाम ए है, तो उसने उसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और दूसरा आप बताइए कि आपने उसको टिकट क्यों दिया भाई, ऐसी क्या मजबूरी फंस गई थी कि आपने उसको टिकट दे दिया। तो अगर आप टिकट दे रहे हैं तो पहले ये क्लैरिफाई करिए उसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं भाई, उस पर कितने हत्या का केस है, कितने डकैती के केस है, कितने लूट के केस है, वो आप बताइए। दूसरा आप ये बताइए कि आपको क्या जरूरत पड़ गई, वाई वाई यू शुड गिव हिम टिकट, ये बताइए। और ये आप किस में बताइए, लोगों को व्हाट्सएप नहीं भेजना है, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में बकायदा ऐड दीजिए, जिस तरह आप रोज ऐड देते हैं कि हमारे ये मंत्री मिनिस्टर आए हैं राज्य में, हम इनकी सेवा करेंगे, तो वैसे ऐड दीजिए नेशनल पेपर में, नेशनल पेपर में और स्टेट के लेवल के पेपर में ऐड दीजिए। मतलब जनता को पता चले कि अगर चुनाव में खड़ा है, पार्षदी के, विधायकी के, सांसदी के, तो एक के ऊपर केस है, जनता को पता चले कि इसके ऊपर 4 केस है, 5 केस है। समझ में आ रही मेरी बात? ये न्यूज क्या कह रही है, रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। यस सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि भाई आपको ऐसा करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये हमारे देश में बड़ी विडंबना है कि किसी भी लेवल का चुनाव है उसमें 50% से अधिक जो उम्मीदवार हैं वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो अपराधी हैं। और इसको कहा जाता है क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति का अपराधीकरण। अब सवाल ये है कि ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये आज नहीं कहा, ये 2 साल पहले भी कहा था, और अभी फिर कहा है, अभी फिर कहा है। लेकिन क्यों कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि पहली चीज, मेरे देश में जो वोटर है, आपने कहने को इसको पॉलिटिकल एक तरह से राइट दे दिया है कि राइट टू वोट, आपने इसको राइट टू वोट दे दिया, और आपने ये कह दिया कोई भी चुनाव लड़ ले, यानी आपने राजनीतिक न्याय तो कर दिया। लेकिन इस वोटर के पास ऑप्शन ही कहाँ है? आपने एक पार्टी ने ए को टिकट दिया, एक पार्टी ने बी को टिकट दिया, एक पार्टी ने सी को टिकट दिया। मालूम चल रहा 3 के तीनों अपराधी हैं, इस पर 2 मुकदमे हैं, इसमें 4 मुकदमे, इसमें 6 मुकदमे हैं। अब ये वोटर बेचारा वोट डालने जाएगा तो किसी को तो जिताएगा ना, यानी जो भी जीतेगा रहेगा वो अपराधी। तो सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन क्यों हो रहा है, राजनीति का अपराधीकरण क्यों हो रहा है? क्या देश में अच्छे लोग नहीं चुनाव लड़ने के लिए? तो इसके लिए पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका क्या तर्क होता है? उनका तर्क क्या होता है साहब, पहली चीज तो हम उसको टिकट देते हैं जो चुनाव जीत सकता है, जो चुनाव जीत सकता है, यानी पहले वो चेक करते हैं कि इसके पास विनेबिलिटी है कि नहीं, इसको टिकट देंगे तो ये चुनाव जीतेगा कि नहीं, क्योंकि पैसा लगाएंगे। और दूसरा, जनता का सपोर्ट उसके पास है कि नहीं। भाई जनता का सपोर्ट, भाई कहने को मनमोहन सिंह ने आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बार लड़ा था शायद सांसद का, लेकिन हार गए थे। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग चुनाव लड़ते तो हार जाते हैं। उनको बैकडोर से हमने राज्यसभा से बनाया और देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे और अच्छा काम किया उन्होंने। यानी अब कई ऐसे किस्से होंगे कि आप जानते होंगे, अभी इसरो का जो चेयरमैन है के सिवान, उनको बोलते चुनाव लड़ लो, वो पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे तो भी लोग नहीं जिताएंगे उनको। और कहने को इसरो के चीफ, ऐसे बहुत सारे हमारे पास अच्छे उदाहरण है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलती हैं, साहब हमारे पास क्या फिल्टर है, हम क्या पैमाना, क्या बिहाफ में हम लोगों को टिकट देते हैं। तो पहला हम ये देखते हैं वो चुनाव जीत सकता है कि नहीं, यानी उसके पास पैसा, पावर, रुतबा, बाहुबल है कि नहीं। जैसे भाई अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज इंदौर में दौरा हुआ, तो यहाँ पे सिंधिया तो साहब मंत्री हैं, लेकिन उनकी फूल माला जो लोग पहना रहे थे, असल में वो अपनी कैंडिडेचर सरकार को दिखा रहे हैं, भाजपा को दिखा रहे हैं कि साहब देखो मेरे पीछे 1000 लोग हैं, मेरे पीछे 500 लोग हैं, अगली बार चुनाव का टिकट मोहे ही दीजो। तो मतलब जनता का सपोर्ट है कि नहीं, दूसरा चुनाव जीतने की कैपेसिटी है कि नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है हम ये 2 चीज देखते हैं, और अमूमन ये 2 चीज उन्हीं के पास होती है जो अपराधी होते हैं। खैर, ये न्यूज थी, मैंने आपको न्यूज समझाया।
सरकार ये कह रही है कि आप वोटर्स के साथ छलावा करते हैं, पॉलिटिक्स में अपराधीकरण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट 2 साल पहले भी वार्निंग दी थी कि अगर आप किसी को चुनाव में टिकट दे रहे हैं तो यू हैव टू गिव डिटेल ऑफ दैट पर्सन। आपको बताना पड़ेगा कि मतलब हर कुछ बताना पड़ेगा, उसकी आय कितनी है, उसकी पढ़ाई कितनी है, उस पर अपराध कितने हैं, सब बताना पड़ेगा। और अगर अपराध है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से अपराध है। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या तुम्हारे ऊपर समस्या थी कि तुमने इस अपराधी को टिकट दिया। उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को। और ये जस्टिफिकेशन किसमें निकलना चाहिए? सरकार वो राष्ट्रीय लेवल के न्यूज़पेपर में निकलना चाहिए। मतलब भास्कर में भी निकले, द हिंदू में भी निकले। लेकिन 2 साल पहले भी फटकारा था, अभी भी फटकारा है, इनको फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी में सब अच्छे लोग हैं या कांग्रेस में सब अच्छे लोग हैं या बसपा में, सारी पार्टी एक जैसे, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी भी पार्टी को ले आओ, हर पार्टी में क्रिमिनल्स मिलेंगे आपको। यहाँ तक की बात है क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये न्यूज आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकारा तो ठीक है भाई, फटकार लिया तो अपन ने काम की बात पढ़ ली। ये एक जजमेंट था 2 साल पहले। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये सरकार को बताना पड़ेगा, या सॉरी पार्टियों को बताना पड़ेगा कि आपने क्यों किसी को वोट दिया है, यानी टिकट दी है। लेकिन उसका कुछ असर नहीं निकला। ये अभी बिहार में चुनाव हुआ था तो उसकी ये रिपोर्ट है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने 109 लोगों को टिकट दिया, उसमें 70 लोग अपराधी हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 141 लोगों को टिकट दिया, उसमें 70 अपराधी हैं। कांग्रेस ने 70 लोगों को टिकट दिया, उसमें 64 अपराधी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 135 को दिया, 52 अपराधी। अपराधी मतलब ऐसे नहीं कि बटुआ चुराते हैं ये लोग, बकरी चोर है ये लोग, मर्डर वाले इन पे केस है, हत्या के, डकैती के, फिरौती के, रेप के, ऐसे केस है इन पे। और ये हमारे माननीय विधायक सांसद बन जाते हैं, कल को मंत्री बन जाते हैं। खैर, तो ये न्यूज थी, अपन ने इसको पढ़ लिया। अपने काम की क्या चीज थी हमने देख लिया कि अपराधीकरण राजनीति में किस तरह है, पॉलिटिकल पार्टी की क्या समस्याएं हैं और सरकार की क्या समस्याएं हैं, वोटर्स के पास क्या हित है। अब वोटर के पास 4 ऑप्शन है, 4 के चारों अपराधी हैं, तो सोचता है कि जो मेरा काम करेगा, भले उसने 4 मर्डर किए हो, ये अपना काम कर देंगे भाई साहब, तो भाई साहब को टिकट दे, मतलब भाई साहब को वोट दे दो। तो अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज ये कह रही है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हो रही है। कहाँ हो रही है? इंडिया में। और ये फर्स्ट टाइम हो रही है, फर्स्ट टाइम, पहली बार ये फोरम, ये जो गवर्नेंस फोरम है ये भारत में हो रही। हो क्यों, कैसी रही है? वर्चुअल हो रही है। क्यों? कोविड-19 फैला हुआ है। तो अगर पहली बार हो रही है, इसका मतलब ये कोई इंटरनेशनल लेवल की फोरम होगी, इंटरनेशनल लेवल की संगोष्ठी होगी। और पहली बार भारत में हो रही, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, साइंस एंड टेक, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई फोरम हो रही है। अब ये फोरम क्या है, कैसी है और ये क्या बातें करती है, क्या काम करती है, ये प्री मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं आगे कि ये इसमें हमें क्या देखना है। अब हमारे देश में क्या है, इसका नाम देखिए क्या लिखा है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंटरनेट तो आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट है तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का उपयोग हम किस चीज में कर रहे हैं? स्टडी में। जब इंटरनेट का उपयोग हम गवर्नेंस में करते हैं, जब इंटरनेट का उपयोग हम शासन में करते हैं, जैसे मोदी जी सबके खाते में इंटरनेट के माध्यम से 2-2 हजार रुपए पैसा देते हैं किसानों के माध्यम से। जब इंटरनेट के माध्यम से आप कोविड-19 वैक्सीन का वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करते हैं, जब इंटरनेट के माध्यम से आपकी स्कूल की, कॉलेज की फी, स्कॉलरशिप आपके खाते में आती है, क्योंकि भाई इंटरनेट होगा तभी तो बैंक काम करेगा, तभी तो आपके खाते में पैसा जाएगा। यानी जब सरकार इंटरनेट का उपयोग करे और शासन करे, गवर्नेंस करे, सुशासन करे, तो ऐसी चीज को कहते हैं इंटरनेट गवर्नेंस। और ये बहुत जरूरी है। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है जिसमें दुनिया भर के देशों को रैंकिंग की जाती है कि कौन सी देश की सरकार इंटरनेट का कितना अच्छा उपयोग कर रही है, जिससे वो अपने देश के लोगों की गवर्नेंस कर रही है, उन पर शासन कर रही है, उनके लिए सुलभता कर रही है, उनके लिए उनके जीवन को और अच्छा सुगम बना रही है। तो ये हर साल होती है और इंडिया पहली बार, इंडिया विल बी द फर्स्ट टाइम होस्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रही। अब सवाल है कि भाई जब हमारे देश में पहली बार हो रही तो हमारे देश में कौन कौन रहेगा जो जो इसको होस्ट करेगा। तो मेरे देश में एक संस्था है, इसका नाम है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जिस तरह आपके पास स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, शेयर मार्केट वाला, लेकिन ये कौन सा एक्सचेंज है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंटरनेट क्या है आपको पता है? हमारे देश में इंटरनेट को देने के लिए 2 तरह की संस्थाएं, एक तो सरकारी, एक है प्राइवेट। अभी हम आप जिस इंटरनेट से उपयोग कर रहे हैं मोस्टली वो प्राइवेट है, यानी जियो का होगा, एयरटेल का होगा, वोडाफोन का होगा। लेकिन सरकार का भी इंटरनेट होता है जिसको हम बीएसएनएल का इंटरनेट कहते हैं, बीएसएनएल का इंटरनेट कहते हैं, ठीक है, स्वान कहते हैं। ये सरकारी इंटरनेट प्रोवाइडर है, मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर इंटरनेट हमारे यहाँ दे रहे हैं।
देखिए इन सबको गवर्न कौन करता है? जो भी कंपनियां इंटरनेट को बेच रही हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं, उनको गवर्न करती है ये संस्था। इसका नाम है NIXI, निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ये जो ये सरकारी संस्था है, ये हमारे देश के पूरे इंटरनेट के मायाजाल को कंट्रोल करती है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिटी के अंदर। यानी हमारे पास एक मंत्रालय, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी तक इसको रविशंकर प्रसाद इसको हेड करते थे। रविशंकर प्रसाद अब हट गए हैं, अब देख लेना कौन इसको हेड करता है। तो ये मिटी के अधीन आता है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, आईटी की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, वहां पे ये मंत्रालय काम करता है। इस मंत्रालय के अंदर निक्सी है, ये इसको होस्ट करेगा। हमारे देश में इंटरनेट को लेकर कोई भी बवाल है, कुछ भी चीज है, कोई भी नियम कायदा कानून बनना है, तो कौन बनवाता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन उसको एग्जीक्यूट करता है? निक्सी करता है। और निक्सी किस मंत्रालय के अधीन आता है? मिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये मंत्रालय इसको होस्ट करेगा। और ये होगी वर्चुअली, ऐसा नहीं कहीं पंडाल उंडाल लगेगा, लेकिन ये वर्चुअली होगी। और हमारे देश में पहली बार हो रही है। और इसका थीम क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ये थीम है। इसका अर्थ क्या है? डिजिटल इंडिया तो आप लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया मतलब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन पढ़ेगा कैसे? इंटरनेट से पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यानी पढ़ाई में, एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह हम डिजिटल इंडिया ला दें। यानी भाई अब कोई भी मंत्रालय आप देख लीजिए, मान लीजिए पुलिस विभाग है, आपको एफआईआर करनी है, आज आपके पास ऐप है, ऐप से एफआईआर कर सकते हैं, थाना जाना नहीं है आपको। बिजली विभाग में आपके पास आज ऐप है, आप बिना गए बिजली का बिल भर सकते हैं, बिना गए बिजली की शिकायत कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय में आपके पास ऐप है, चैट बॉक्स है, आप वहां अपनी बातों को कह सकते बिना गए। यानी अमूमन हर एक मंत्रालय डिजिटलाइज हो रहा है, अपनी ऐप बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है, पोर्टल बना रहा है। एमपी ऑनलाइन क्या है? डिजिटल इंडिया का तो कमाल है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा है इंक्लूसिव इंटरनेट। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट तो सब जानते हैं, इंटरनेट का मतलब सब जानते हैं। इंक्लूसिव शब्द क्या है? इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इसका अर्थ होता है कि सबके लिए सुलभ। सर इंक्लूड करना। सबके लिए सुलभ। सर मतलब इंक्लूड करना इसका होता अर्थ है। क्या है? मतलब अमीर है वो भी अफोर्ड कर सके, गरीब है वो भी अफोर्ड कर सके। मतलब ऐसी चीज जैसे गली गली सुलभ शौचालय होते हैं, तो इसका नाम सुलभ क्यों रखा गया? हर जगह मिल जाते हैं। वैसे इंक्लूसिव मतलब होता है सबके लिए सुलभ, मतलब अमीर भी उसको अफोर्ड कर सके, गरीब भी उसको अफोर्ड कर सके, शिक्षित भी उसको समझ सके, अनपढ़ भी उसको समझ सके। तो हम इंटरनेट का ऐसा उपयोग करें जिससे मेरा देश डिजिटलाइज हो जाए और इसकी सारी सेवाएं सबको मिले, सबको मिले, इंक्लूसिव रूप में सबको मिले, सबको मिले, कोई ना छूटे। पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी इंक्लूसिव इंटरनेट के माध्यम से लाभान्वित हो। यानी आपके पास पैसा है, आप जियो फाइबर घर में लगवाइए। आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार आपके लिए भारत नेट ला रही है। भारत नेट एक प्रोग्राम है जिसके तहत हर ग्राम पंचायत को जोड़ा जा रहा है इंटरनेट से। देश की हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे फ्री में मिलेगा इंटरनेट, फ्री में। और पैसा है तो जियो फाइबर लगवा लीजिए। मतलब मेरे देश में इंटरनेट सबको मिलेगा, जिससे हमारे देश में जो गवर्नेंस है वो सबके पास तक पहुंचेगी। और ये कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा कि भैया कोविड-19 आ गया तो हम कैसे सबकी स्कॉलरशिप दे, कि भैया हम तो विभाग जाना पड़ेगा, हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, कलेक्ट्रेट के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां सील ठप्पा मारना पड़ेगा तभी हमें पेंशन मिलेगी। ऐसी वाली बातें नहीं है। तो हमें अभी तक की जो मैंने आपको सुनाई है सुंदरकांड, समझ में आया तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. ये हमारे देश में पहली बार हो रहा है। इसकी थीम, इसको कौन होस्ट करता है, इंटरनेट गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है, ये सब शब्द हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखो। आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल की कोई संस्था है भाई, इंटरनेशनल लेवल का कोई फोरम है, एक्चुअल में इसको कराता कौन है? कौन कराता है भाई? ओलंपिक की अगर कोई बात करे कि ओलंपिक एक गेम है इंटरनेशनल लेवल का, तो हमें पता है एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति वो कराती है। तो ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कराता कौन है? तो इसको कराने वाली जो संस्था है उसका नाम है ICANN। ICANN संस्था इसको करवाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। ये शब्द कितना भी कठिन लग रहा हो, ये न्यूज आपको कितनी भी कठिन लग रही हो, सबको पढ़ना है भैया। और नहीं समझ में आए तो रटना है, क्योंकि साइंस एंड टेक का पेपर मैंडेटरी हो गया है। 120 नंबर लाने ही लाने हैं 300 नंबर में मेंस में, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी मेंस की बाकी। तो अब सवाल है, ये जो संस्था है ICANN, इसका पूरा नाम है इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स।
इस संस्था को बनाने वाली संस्था का नाम है यूएन, यानी यूएन ने इसको पैदा किया है, यूएन इसको बैक करता है, यानी बहुत बड़ी संस्था है और ये चलाती है, ये हर बार ये फोरम करवाती है, इस बार इंडिया में हो रहा। अब सवाल ये आई कैन करती क्या है, आई कैन क्या करती, और ये किसका नाम और किसका नंबर दे रही है, ये इसके नाम में नाम और नंबर है, ये हम लोग थोड़ा जानते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा, इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में ना कोई रामू है ना कोई श्यामू है, ना कोई रोहित है ना कोई आपका जो नाम है वो है। इंटरनेट की दुनिया का आधार कार्ड पता है क्या है? इंटरनेट की दुनिया का आधार कार्ड है, इसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट की दुनिया में हर एक डिवाइस जिससे आप इंटरनेट चला रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर, कुछ भी हो, उसका एक आधार कार्ड नंबर है। यानी जो डिवाइस इंटरनेट चलाती है उनका भी एक आधार कार्ड नंबर होता है, जिसको कहते हैं उसका आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। और इस आईपी एड्रेस से हम उसको पहचानते हैं। जैसे मैं जिस लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट इसको कैसे पहचान रहा होगा? इसके आईपी एड्रेस से। सभी का आईपी एड्रेस होता है, आपके मोबाइल का भी आईपी एड्रेस होता है। ये कुछ ऐसा होता है 10.10.36.58, ऐसे सबका अलग अलग होता है और इससे हम पहचान सकते हैं। दुनिया में हर एक इंटरनेट डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है और अलग होता है। जैसे हर किसी का आधार कार्ड नंबर एक नहीं होता, वैसे हर आईपी एड्रेस एक नहीं होता। तो ये जो आईपी एड्रेस है, जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी ये कंप्यूटर की दुनिया का आधार कार्ड। तो हर एक डिवाइस को ये आईपी एड्रेस कौन देता है? ये देता है। ये वो संस्था है जो दुनिया भर की डिवाइसेस को, जिसमें इंटरनेट चले, उसका नामकरण करती है ये संस्था। तो इसके नाम में जो लिखा है ना, नेम एंड नंबर, किसका क्या नाम और नंबर होगा, ये डिसाइड करता है। यानी कंप्यूटर की दुनिया का आधार कार्ड ये बनाता है। तो आई कैन के नाम और काम को समझ में आया? रिप्लाई करूं? यस सर। तो कंप्यूटर की दुनिया में हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में एक रन नाम का वो होगा प्रोग्राम, उसमें आप लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग, या तो सी ड्राइव में चले जाइए, वहां पे लिखिए आईपी कॉन्फ़िग और इंटर मार दीजिए, आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं करते बनता, गूगल में जाओ, लिखो माई आईपी एड्रेस, गूगल खोज से बता देगा आपका आईपी एड्रेस। तो ये आई कैन करवाती है ये संस्था, इस बार भारत में हो रही है। अब भारत में भाई ऐसा क्या खास है? भाई दुनिया में सेकंड नंबर के इंटरनेट यूजर हैं हम, सेकंड नंबर के। और कंजम्पशन के मतलब खपत के मामले में दुनिया में प्रति माह सबसे ज्यादा डाटा हम खाते हैं। खाते मतलब यूट्यूब टिकटॉक में देख देख के खत्म कर देते हैं, इतने फालतू आदमी अपन, है ना। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इतना ज्यादा इंटरनेट उपयोग हम करते हैं, लेकिन क्या मेरे यहाँ इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी है? इंटरनेट स्पीड की जब भी बात की जाती है तो दो तरह की स्पीड होती है, एक तो ब्रॉडबैंड की स्पीड और एक मोबाइल डाटा। मोस्टली आप लोग जो लोग मोबाइल देख रहे होंगे, खुद मैं उम्मीद करता हूँ सब आप लोग अपने सिम का डाटा चला रहे होंगे, और या कोई लैपटॉप पे हो तो ब्रॉडबैंड चला रहा होगा। तो दो तरह से हमें कनेक्शन मिलता है। तो अब थोड़ा सा एक सूची में चलते हैं, मैंने आप लोगों के लिए निकाली है कि भारत की रैंक देखो, रटना नहीं लेकिन बस रैंक देखो, इसमें पढ़ना थोड़ा सा कि ब्रॉडबैंड जो मेरी स्पीड है ना, हमसे हमारी रैंक है 70वीं, मतलब हमसे तेज दुनिया में 69 कंट्रीज में आप ब्रॉडबैंड स्पीड है, ब्रॉडबैंड में हमारी रैंक है 70वीं। और मोबाइल डाटा की स्पीड में हमारी रैंक है 122वीं, यानी दुनिया के 121 देशों का मोबाइल नेटवर्क हमसे तेज है। तो ये हमारी रैंक है। ठीक है, इसको रटना नहीं, जान लो कि हम इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन कचड़ा यूज करते हैं। हमारे पास ना स्पीड है ना कनेक्टिविटी है, बार बार जूम मुझको बाहर फेंक देता है, आप परेशान हो जाते हो, आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का मेरे पास मतलब, और इस कचड़े स्पीड में भी हम सेकंड नंबर का डाटा खा जाते हैं। बताइए, अगर अच्छी स्पीड मिल जाए तो हम तो टॉप ही मार दें, एक दिन में 100 जीबी हम देख लें, डाटा खत्म कर दें। ठीक है, तो स्पीड के मामले में हमारी रैंक बहुत खराब है। चलते हैं अगली न्यूज पे। ये न्यूज समझ में आई आपको? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है, ये न्यूज क्या है? यस सर।
Yes, sir. ठीक, इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस में है, पढ़ना पढ़ लेना, बाकी इसका काम मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब पढ़ते पढ़ते नींद आ रही हो तो तंबाकू खा लिया जाए, थोड़ा सा टोबैको। तो ये टोबैको का सर्वे हुआ, तंबाकू का सर्वे हुआ, सर्वे किया, ग्लोबल टोबैको सर्वेलेंस सिस्टम ने एक सर्वे किया दुनिया भर में जो युवा हैं वो कितना तंबाकू खाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सब तंबाकू जो घिसने वाला है वही खाते हैं, तंबाकू के उत्पाद को भी हम तंबाकू ही कहते हैं। जैसे बोलो जुबां केसरी, बोलो जुबां केसरी, तो केसरी छोड़ो वो तंबाकू ही है, उसका नाम बदल के जुबां केसरी कर रहे हैं अपने अजय देवगन भाई। तो अब ये सर्वे हुआ कि दुनिया में जो युवा है, यूथ है, वो कितना टोबैको उपयोग करता है या उपभोग करता है, वो चाहे मेल फीमेल दोनों। इस सर्वे में कुछ भारत की बात भी आई, तो हमें थोड़ा सा ये देखना है कि क्या क्या चीजें हैं भाई। हमें ये नहीं जानना कि कौन तंबाकू खाता है कौन नहीं खाता है, उसका पर्सनल मैटर है, उसको खाने दो। और ये जो सर्वे आए, सर्वे में ये बताया गया कि भाई 15 साल से जो कम बच्चे हैं वो तंबाकू में की खाने की उनकी जो लत है उसमें कमी आई है, और उससे बड़े जो बच्चे हैं वो तंबाकू ज्यादा खा रहे हैं या तंबाकू से बने उत्पाद खा रहे हैं। ज्यादा पैसा खा रहे हैं तो कुछ महंगा वाला प्रोडक्ट खा रहे हैं, कम पैसा है तो सस्ता वाला खा रहे हैं। और हमारे देश में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में अरुणाचल और मिजोरम के बच्चे ज्यादा खा रहे हैं, हिमाचल के कम खा रहे हैं। ये सब बिल्कुल याद नहीं करना है, कचड़ा कचड़ा फिगर है। याद क्या करना है ये हमें देखना है, कौन तंबाकू खा रहा है कौन फूक रहा है हमें नहीं जानना। अब हमें जानना है क्या मेरे देश में ऐसा कोई कानून है क्या तंबाकू को लेकर, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी ऐड नहीं देखा कि साफ साफ तंबाकू की डिबिया दिखी हो और डिबिया में चाचा बोल रहे हो कि बेटा तंबाकू खाओगे तो आईएएस निकल जाएगा। ऐसा कोई ऐड तो आपने देखा नहीं। फिर भी किसी ना किसी रूप में बोलो जो माँ केसरी करके ऐड आता रहता है कुछ भी। और तो क्या हमारे पास देश में ऐसा कोई कानून है क्या जो ऐड को मना करता है? क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, जीएसटी आने के बाद इन प्रोडक्ट को एक कैटेगरी में डाला गया, इसका नाम है सिन प्रोडक्ट। इस कैटेगरी में डाल दिया गया सिन प्रोडक्ट में। सिन मतलब होता है बुरा, बुरा। तो ये बुरे प्रोडक्ट हैं, हमारी सेहत में नुकसान पहुंचाते हैं, तो सरकार ने इनको सिन प्रोडक्ट में डाला हुआ है। और इन पे शायद जीएसटी का स्लैब भी 28% का रेट लगता है। मतलब देश की सरकारें, राज्य की सरकारें जो हैं वो मना नहीं करती इनके उत्पादों को, बस इस पर टैक्स हाई लगा देती हैं कि भाई कमाई हो रही, लोग खा रहे हैं, तंबाकू से बना उत्पाद तो खाने दो, बस अपन को टैक्स लेना है। तो अब सवाल ये है कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून है क्या? हाँ है कानून। हमारे देश में एक कानून आया था, उसका नाम था कोटपा। इनको याद नहीं रखना, बस इतना जान लो कोई कानून है क्या। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। इस कानून ने बोला था कि एडवर्टाइजमेंट को में प्रोहिबिशन कर दिया, भाई ऐड नहीं दे सकते आप, साफ साफ ऐड नहीं दे सकते आप कि तंबाकू खाओगे सेहत बन जाएगी, तंबाकू खाओगे तो ये हो जाएगा, यानी प्रोहिबिट एडवर्टाइजमेंट। और किसका एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट कर दिया? सिगरेट का और तंबाकू उत्पाद का एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट कर दिया कि साफ साफ नहीं दिखा सकते कि सिगरेट। और यहाँ तक कि शायद फिल्मों में भी सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, सब लिखा रहता है, एडवाइजरी आती है। और हम किसी भी तरह के धूम्रपान को शायद सपोर्ट नहीं करते, ये सब भी लिखा रहता है। मैंने तो बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी तो पता ही नहीं क्या चल रहा है अभी। लेकिन हमारे देश में एक कानून है जो कि बोलता है किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है जिसमें आप सिगरेट और तंबाकू या उससे बने हुए उत्पादों का क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लोग हमारे एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में उसका नाम अलग अलग करके चलता है। ठीक है। दूसरा, सरकार ने एक नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी लाया था। इसमें सरकार का ये एम था कि जो लोग तंबाकू खा रहे हैं उनके तंबाकू खाने का जो रेट है उसको कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, उनका उपयोग कम किया जाए। लेकिन सरकार देखो एक तरफ से ये स्कीम निकालती है और दूसरी तरफ से इस पर टैक्स बढ़ा बढ़ा के, मतलब सरकार ये भी चाहती है कि बिके माल, क्योंकि हमें 28% जीएसटी मिलता है। और सरकार ये भी चाहती है कि लोग खा खा के मुकेश न बन जाए कि ये मुकेश 28 साल का है और इसके शरीर में इतना कैरोसिन कैफीन है, जो शायद मूवी की शुरुआत में आता रहता है मुकेश उकेश का जो भी। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसा कानून है, इसीलिए आप लोग टीवी में ऐड नहीं देखते। ठीक, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून आया है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में कानून आया है और इस कानून को अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। इस कानून का नाम है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल्स। मतलब इसके अमेंडमेंट मतलब इसके पहले भी इससे जुड़ा हुआ कानून था। इस कानून ने क्या कहा? इस कानून ने कहा मान लो ये सिगरेट की डिब्बिया है तो इसका 85% एरिया, ये पूरा 85% मान लो एरिया है, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? वार्निंग।
85% एरिया में वार्निंग होनी चाहिए। वार्निंग कैसी वार्निंग? कि तम्बाकू नुकसान पहुंचाता है, कैंसर होता है, ये मर जाओगे, नर्क मिल जाएगा, ये सब जो भी सरकार को लिखवानी है वार्निंग हो। तो कितने परसेंट एरिया में वार्निंग होनी चाहिए? 85%। ये फिगर याद रखना। अच्छा, तो क्या 85% में जो चेतावनी है वो सब लिखित में होगी? नहीं, सरकार ने बोला उस 85% में 60% तो चेतावनी पिक्चर के रूप में होनी चाहिए, पिक्चर के रूप में, और 25% में लिखा होना चाहिए। और ये अभी रूल आया है, एक तस्वीर दिखाता हूं मैं। नहीं है शायद मेरे पास तस्वीर, निकाला था शायद, उसमें उसका गला वाला दिखा रहा था, सड़ा हुआ गला दिखा रहे थे। वो देखे होंगे आप लोग, सब समझदार हैं, बड़े हो गए, कभी ना कभी देखे होंगे। तो ये हमें कानून याद रखना है कि अभी 85% मैंडेटरी हो गया है कि पूरे पूरे पैकेट है। 85% में आप सिर्फ और सिर्फ वार्निंग लिखें, और वार्निंग में भी 60% क्षेत्र में तो आपकी तस्वीर होनी चाहिए, उस मतलब उसका जो कैंसर वंसर हो जाता है गले में, वो सब की तस्वीर, गंदी तस्वीर, और नीचे लिखा होना चाहिए कि भाई धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये कानून आया है, उसको ध्यान रखना है। सर इसको सरकार बैन यहाँ क्यों तक की नहीं बातें करती? क्लियर है तो अप्लाई कर दो। सर सर हाँ हाँ, पूछो। सर ये हानिकारक है तो फिर सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती है? मैंने अभी बताया तो, पैसा भी मिल रहा है उससे, अब पैसा नहीं होगा तो फिर सरकार स्कॉलरशिप कैसे देगी? सरकार बाकी चीजें कैसे करेगी? पैसा भी तो चाहिए। सिन प्रोडक्ट है ना, सब हाईएस्ट स्लैब लगता है, जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब लगता है इसका। मैक्सिमम रेवेन्यू अर्निंग है इस टोबैको एंड वाइन से, इसलिए सर नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगता? मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, इसलिए वो लोग सबसे ज्यादा टैक्सेस इन्हीं चीजों पे लगा सकते हैं, लाइक लिकर हो गया, टोबैकोस हो गया, हाँ, इन चीजों पे। इसीलिए ये रेवेन्यू इसीलिए। अर्निंग होती है गवर्नमेंट के लिए, तो वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पैसा भी जरूरी है, पैसा नहीं होगा तो सरकार अपना काम कैसे करेगी? इतना टैक्स नहीं मिलता हमारे देश में। 100 में से 3 या 4% ही लोग जो है टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, बाकी लोग तो छुपा लेते हैं, या अभी उस लायक नहीं पहुंचे कि उस स्लैब में आए। सरकार को पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम वोग्राम है, इन सबको अब बाकी नहीं पढ़ना। ये एक एक्ट आया था कि भैया किसी भी तरह का ऐड वोड नहीं दिखा सकते आप। ठीक है, तो वो ऐड तो चलते हैं, आप लोग जानते हैं किस तरह के ऐड चलते हैं, उसका रूप बदल देते हैं कुछ और। खैर, अगली न्यूज में चलते हैं। सेंसस को लेकर न्यूज है। इस न्यूज के बारे में तो हमें जब से कोविड-19 है तब से पता था कि भैया सेंसस 2021 में होना है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोविड-19 है। ठीक ठीक है, चलिए बढ़िया, सेंसस नहीं होगा। लेकिन अब सेंसस पे न्यूज आई है तो हमें जानना पड़ेगा सेंसस होता क्यों, सेंसस से क्या क्या फायदे हैं, और सेंसस इस बार कैसे होने वाला था। भाई इस बार हमारा जो सेंसस होने वाला था, तो जनगणना होने वाली थी। जनगणना हर 10 साल में होती है। ठीक, ये पहली जनगणना ऐसी होने वाली थी जो डिजिटल होने वाली थी। डिजिटल मतलब इस बार टैबलेट लेके आता, वो आपके जनगणना अधिकारी आपके घर टैबलेट लेके आता, फटाफट जो आप बोलते हाथों हाथ फॉर्म में सबमिट करता और रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन जाती। तो पहले क्या होता था, जनगणना खत्म होने में के 2-2 साल लग जाते थे नया फिगर आने में, कि एक्चुअल में कितने लोग हैं, कितने वयस्क हैं, कितने बच्चे हैं, किसके पास गाड़ी है, किसके पास बंगला है, कौन भिखारी है, किसके घर माता है, किसके घर पिता है, मतलब बहुत तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आने में भी 2 से 3 साल लग जाता था। लेकिन अब तो रियल टाइम का डेटा है, तो मतलब विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ सेंसस का डेटा आ जाएगा। तो ये पहला डिजिटल सेंसस होने वाला था, और जब भी होगा डिजिटल सेंसस ही होगा। यानी सरकार एक बाकायदा मोबाइल एप्लीकेशन बनवाएगी और उसी में डेटा कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये होने वाला था, नहीं हुआ, लेकिन ये पोस्टपोन किया गया है, खत्म नहीं किया गया। अब सवाल है कि सेंसस क्या होता है, सब लोग आप लोग जानते हैं। जनगणना होती क्या होती है, हर 10 साल में होती है, और 10 साल में हम क्या जानना चाहते हैं कि हमारे पास आबादी कितनी है, डेमोग्राफिक कैसी है। और सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि हमारे पास आबादी कितनी है, आबादी का स्तर कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसका धर्म क्या है, वो क्या भाषा बोलता है, उसकी शादी हुई कि नहीं, वो कितना कमाता है, उसके घर में बाइक है कि नहीं, उसके पास पक्का मकान है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सरकार जानना चाहती है। और ये जानना क्यों चाहती है सरकार? सरकार इसलिए जानना चाहती है कि वो पॉलिसी बना सके, नीतियां बना सके। मालूम चले एक इलाका है, मान लीजिए इंदौर का एक इलाका है, वहां जनगणना हुई, और वहां मालूम चल रहा है कि टोटल 100 लोग रहते हैं। 100 के घर में गाड़ी है, बंगला है, 100 लोग पढ़े लिखे हैं, 100 लोग अच्छा कमाते हैं, 100 लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो क्या इस मोहल्ले में सरकार सरकारी स्कूल खोलेगी क्या? क्या इस मोहल्ले में सरकार हैंडपंप लगवाएगी क्या? क्या इस मोहल्ले में सरकार आंगनवाड़ी बनवाएगी क्या? रिप्लाई करिए मुझे। नहीं सर। नो सर। क्योंकि ये मोहल्ला अपने आप में संपन्न है, तो यहाँ नहीं बनवाएगी। लेकिन वही एक ऐसा गांव है जहाँ पे कुछ नहीं है, सब गरीब हैं, लोगों के पास काम नहीं है, मजदूरी करते हैं, कुछ को पेंशन मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, बच्चे बेचारे
कुपोषित है, तो वहां सरकार ने देखा कि भैया यहाँ पर सब कुछ चाहिए भाई, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, यहाँ पे जो वृद्धा लोग हैं उनको पेंशन दो, जो जवान लोग हैं उनको स्किल सिखा के उनको रोजगार दो, जो बच्चे हैं उनको स्कूल में डालो। इसलिए होता है सेंसस, इसलिए सबसे मेन ये हम अपनी जनता को जान पाए, हम अपनी जनता को जान पाए, हम उनकी कमियां अच्छाइयां, उनको क्या जरूरत है, क्या उसमें एस्पिरेशन है, वो जान पाए। इसलिए होता है सेंसस, और दुनिया के अमूमन हर देश में सेंसस होता है, क्योंकि सरकार भी तो जानना चाहती है कि एक्चुअल में क्या क्या सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और जिससे हम अपनी भविष्य में हम जो भी कानून बनाए, जो भी नीतियां बनाए, जो भी पॉलिसी बनाए, उस हिसाब से बनाए। अब सवाल ये कि हमारे देश में जो सेंसस होता है वो कौन करवाता है? तो एक हमारे पास एक पूरा रजिस्ट्रार जनरल है एंड सेंसस कमिश्नर है, और ये करवाते हैं। और ये किसके अधीन काम करते हैं? होम अफेयर्स के अधीन काम करते हैं। हमारे देश में पहला सेंसस जो हुआ था वो बहुत छोटे हिस्से में 1872 में हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए आजादी पाने तक हमारे पूरे देश में कभी सेंसस नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने जनगणना वहां कराई जो उनके अंडर में इलाका था। वो थोड़ी ना इंदौर के अंदर आके जनगणना करा रहे थे, वो तो इंदौर में अगर मान लो होलकर परिवार कह रहा था तो वही अलाउ हो रहा था, नहीं तो राजा के इलाके में कैसे घुस रहे थे आप? तो फिर भी मतलब बहुत बड़े एरिया में अंग्रेजों का शासन था, तो वो सेंसस कराते थे। तो पहला सेंसस 1872 में हुआ था, एक तरह से एक्सपेरिमेंट के रूप में हुआ था, लेकिन 1881 से हर 10 साल में होने लगा, और तब लगभग हर 10 साल में हो रहा है। और 1881 से 2021 ही ऐसा साल है, इतने सालों में 2021 ही ऐसा साल है जिस साल जनगणना नहीं हो रही, बाकी लगभग क्या अमूमन जब जब इसका टर्न आया है तब तब हुई है। अब सवाल ये कि भाई सेंसस करते हैं तो इसके लिए कोई कानून है क्या देश में? कोई कानून है क्या? तो हाँ, एक 1948 में सेंसस एक्ट आया था, संविधान में पारित हुआ था ये एक्ट, और ये एक्ट ताकत देता है कि भाई सेंसस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कौन कराएगा, कौन नहीं कराएगा, किसके पास अधिकार है, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। इसी एक्ट में समय समय पे जो क्वेश्चनरी है, क्वेश्चनरी यानी इसे कहते हैं प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा की जाती है कि इस बार ये प्रश्न पूछ ले, इस बार ये प्रश्न पूछ ले, तो ये बस चेंज होता है। बाकी अमूमन सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है, एक्ट है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो सब लगभग सही वही चली आ रही, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेंसस होता है, इसी सेंसस के डेटा को उठा के हम एनआरसी भी कराते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सेंसस, सिडियन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिडियन भी कराते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब जनगणना होती है, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जब जनगणना होती है तो जनगणना अधिकारी जब आता है तो उसको मालूम चल जाए, मान लो उसने एक घर का गेट खोला, उस घर का गेट खोला तो वहां से एक व्यक्ति निकला, उसका नाम था जॉन, क्या नाम था? जॉन। और जॉन से पूछा कि जॉन तुम तो अंग्रेज दिख रहे हो, किस देश के हो? जॉन ने बोला सर मैं यूएसए का हूँ। तो क्या जनगणना अधिकारी इस बात को नोट करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ मुझे। क्या जनगणना अधिकारी इस बात को नोट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। हाँ सर, क्योंकि वो रह तो अपने देश में रहा है। जनगणना अधिकारी करेगा। जो आदमी मिला वो भले ही वो आया हो कहीं घूमने घामने भी आया हो, नोट करेगा, वो रिमार्क पे नोट करेगा इनके घर में ये थे। यानी जनगणना में ऐसा नहीं कि नागरिक है उसी का पूछेंगे और बाकी का नहीं पूछेंगे, जो मिलेगा वो। क्योंकि हमारे देश में ऑन एन एवरेज 15 लाख ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं, यानी रियल में वो वीजा उजा लेके यहाँ कोई पढ़ने आया है, कोई लड़ने आया है, कोई इलाज कराने आया है, कोई फिल्म बनाने आया है ना, कोई घूमने आया है, तो है। जैसे अक्षय कुमार भाई अपने देश के नागरिक नहीं है, कनाडा का नागरिक है। तो जनगणना अधिकारी उनके बारे में तो लिखेगा अक्षय कुमार के बारे में, क्या अक्षय कुमार एक आदमी मिला था हमें और जो कनाडा का नागरिक है, भारत में रहता है। तो सेंसस में सबको लिखा जाता है। लेकिन जब एनआरसी, अब इसी सेंसस में डेटा में मान लो 10 लोगों की एंट्री हुई, 10 में से मालूम चल रहा कि 8 ही इंडियन है, उन 8 इंडियंस का के लिए एक नया रजिस्टर बनता है, उसका नाम है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन। यानी जो नागरिक है वो एनआरसी में नाम आता है और बाकी जनगणना वाले में सबका नाम आता है। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दो सर उसमें यस सर। हाँ हाँ, करेक्शन फिर से पूछो। सर, वो मतलब जैसे जॉन आया और उसने छोड़ दिया देश, तो फिर वो सर करेक्शन कैसे होता है? वो सब हो जाता है, वो हो जाता है भैया। कोई मेरे देश में आ रहा है और छोड़ रहा है तो मैंने बताया नहीं छोड़ता, वो मेरे देश से जब निकलेगा ना तो एयरपोर्ट में भी तो एंट्री होगी कि भैया तुम जा कहाँ रहे हो, तुम्हारा वीजा एक्सपायर हुआ है क्या? और अगर वो वीजा बढ़वाने जाएगा मतलब तो भी एंट्री होगी। अगर देश से बाहर जाएगा तो पासपोर्ट चेक होगा कि भाई किस देश से आए हो, सब एक एंट्री होती है।
ठीक तो है, सर ऐसा भले वो अलग बात है कि वो दौड़ लगा दे ऐसे भग जाए, अलग बात है। बाकी अगर लीगल रूट से जाएगा तो हमें सब पता रहता है कौन आया कौन गया। क्लियर है? सर कैसे? हाँ, सर सबसे पहले जनगणना अमेरिका में हुई थी क्या? ये नहीं पता यार, स्टैटिक में गूगल मामा से पूछो। चले आगे। अगली न्यूज में चले। यस सर। जी सर। ठीक है, तो क्या बेनिफिट है जनगणना के? मैंने लिख दिया है कि भाई पता चलेगा तभी तो सरकार कुछ कर पाएगी। अच्छा, अगली न्यूज है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, होता है ये गवर्नमेंट ई मार्केट? ये समझ लो सरकार का फ्लिपकार्ट है। क्या है? सरकारी फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट क्या है ये आपको पता है, लेकिन ये सरकारी फ्लिपकार्ट है जिसमें से खरीदारी सिर्फ सरकार कर सकती है। ये सरकारी फ्लिपकार्ट है जिसमें सिर्फ जो खरीदारी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। सरकार मतलब सरकारी ऑफिस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कैसे? तो गवर्नमेंट सरकारी लोग नहीं क्या कर है? सकते। सरकारी फ्लिपकार्ट है। मतलब फ्लिपकार्ट मतलब क्या है? ये फ्लिपकार्ट क्या करता है? ऑनलाइन मार्केट प्लेस है या ई मार्केट प्लेस है। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान खरीदते हैं। तो जब मैं सरकारी बोला इसका मतलब ये सरकार का है और यहाँ पे सिर्फ सरकार ही सामान खरीद सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ऑफिस के लिए 4 कुर्सी मंगा रहा हूँ। मुझे अपने ऑफिस के लिए 4 कुर्सी चाहिए। ठीक, मैं सरकारी हूँ, मैंने एक आवेदन लगाया कि मुझे 4 कुर्सी चाहिए। फिर मैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में गया या जेम में गया। जेम में गया, इसका मैंने पोर्टल खोला, मैंने डाला मुझे 4 कुर्सी चाहिए, मैंने बताया कि मेरा विभाग ये है, ऐसा वैसा। फिर वो मुझे वो दिखाया जेम कि भाई ये 4 कुर्सी चाहिए, प्लास्टिक की चाहिए, प्लास्टिक में नीलकमल की चाहिए, प्रति कुर्सी 300 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए लगेगा। और मैंने 1200 रुपए भरा सरकारी खजाने से, अपने ऑफिस के खजाने से, और मुझे 4 कुर्सी मेरे घर आ गई। ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो रिप्लाई करो। जी सर। अब सरकार को क्या पड़ी थी यार, इतनी सारी अमेजन फ्लिपकार्ट पड़ी है जमाने में, इतने सारे मार्केट हैं, जाए किसी सरकारी ऑफिस को कहीं से कुछ भी खरीदना था खरीदते। सरकार को क्या पड़ी थी खुद का अपना फ्लिपकार्ट बना दिया। इसलिए कि सरकार ये चाहती है कि सरकारी पैसा सरकार की नजर में रहे। दूसरा, सरकारी पैसा सरकार के, मान लो बिजली विभाग को कोई चीज खरीदनी है। बिजली विभाग को क्या खरीदनी है? कुर्सियां खरीदनी है। अब बिजली विभाग कुर्सी किससे खरीदेगा? मान लो वन विभाग से। तो बिजली विभाग ने वन विभाग से कुर्सी खरीदी और 1200 रुपए उसको दे दिए। तो सरकारी पैसा सरकार के पास ही गया ना। ये तो हो सकता है ये बिजली विभाग जाता और किसी नॉर्मल दुकान से कुर्सी खरीद के ले आता, तो हो सकता है ये 1200 रुपए प्राइवेट के आदमी के हाथ में चले गए। तो सरकार का ये सोचना था कि यार सरकारी पैसा सरकार में रहे और सरकारी चीजों को बढ़ावा मिले। क्योंकि भाई अब सरकारी मार्केट प्लेस है तो यहाँ पे सरकार के अलग अलग विभागों की बनी हुई चीजें ही बिकती होंगी अमूमन। जैसे मान लो कोई ट्राइबल मिनिस्ट्री है, अब ट्राइब लोग मान लो टोपी बनाते हैं, ट्राइब लोग मान लो खिलौना बनाते हैं, ट्राइब लोग मान लो कुर्सी बनाते हैं, या ट्राइब लोग मान लो पंखा बनाते हैं, या ट्राइब लोग मान लो अचार बनाते हैं। तो इन ट्राइब लोग ने अचार बना के किसको दिया? ट्राइबल मंत्रालय को दिया। ठीक, अब मालूम चला कि मुझे मेरे ऑफिस में एक पार्टी रखनी है, सरकारी पार्टी रखनी है, और मान लो हर महीने एक पार्टी होती है, और मुझे 10 किलो अचार चाहिए था। सरकारी खाना होता है, अचार लगता है। तो या तो मैं नॉर्मल अचार खरीद लाता, या तो मैं गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस की साइट में गया ना, 10 किलो अचार का ऑर्डर दिया, सरकारी पैसे से कटा, अचार भी आ गया, और ये पैसा किसको मिल गया? ट्राइबल मिनिस्ट्री को मिल गया, और ट्राइबल मिनिस्ट्री ने उन ट्राइबल लोगों को दे दिया। मतलब इस बहाने आपने उन आदिवासी लोगों का भला किया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? रिप्लाई करो। सर इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं क्या, जेम जो इन्होंने बनाया है इनफैक्ट ये कंट्रोल कर सकता है करप्शन को। जहां पर हाँ, सपोज ये लोग करते थे पहले कि 20 कुर्सियां चाहिए और 40 की रिक्वेजिशन डाल दी, 20 कुर्सियां ऑफिस में मंगवा ली, बाकी 20 का पैसा इधर उधर हाँ, चला गया। बिल्कुल ऐसा भी है। अब सवाल ये है कि सरकार ने क्या बंधन कर दिया क्या कि 100 रुपए, मतलब तुम्हें जो भी खरीदना है सरकार के नाम पे वो तुम यहीं से खरीदो? नहीं, सरकार ने 100% बंधन नहीं किया। क्योंकि भाई मान लो मुझे अपने सरकारी ऑफिस के लिए मान लो राउटर चाहिए, मुझे अपने सरकारी ऑफिस के लैपटॉप चाहिए, तो कौन सा सरकारी मंत्रालय लैपटॉप बना रहा है? मुझको लैपटॉप डेल का चाहिए, मुझे लैपटॉप एप्पल का चाहिए। तो एप्पल का लैपटॉप तो आप बेचते नहीं है। तो सरकार ने बोला कि भैया कोशिश करो
कोशिश करो, तुम्हें जो भी चाहिए पहले पहले हमारी सरकारी फ्लिपकार्ट में देख लो, आके सर्च कर लो, अगर यहीं मिले तो यहाँ से लो, और नहीं मिले तो बाहर से लो। और बकायदा तुम अपने लिखोगे अपने सरकारी कागज में कि हमें यहाँ नहीं मिला था, इसलिए हम बाहर से ले रहे हैं, इसलिए हम बाहर से ले रहे हैं। तो सरकार ने ये बोला, अभी जो एक आई कि भाई सरकार ने बोला कि अभी भी टोटल जितना भी सरकारी विभागों में सामान गया है उसका सिर्फ 5% ही जेम से खरीदा गया है, सिर्फ 5%। मतलब 95% माल अभी भी लोकल मार्केट या बाहर से खरीदा जा रहा है। लेकिन इस 5% में ही एक साल में 20 लाख करोड़ का सामान खरीदा गया है, 20 लाख करोड़ का। तो अगर ये 5 की बजाय 50% हो जाए या 80% हो जाए तो घर का पैसा घर में ही रहे, और ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी बहुत बड़ा बन जाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो भी हम सामान खरीदते हैं, वो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज वाली कंपनियां हैं, जिसको एमएससी मंत्रालय ने पैसा दिया, लोन दिया, बनवाया है, इन्हीं से ही लगभग ऑर्डर पूरा हो जाता है। तो ये हमारा देश का जो एमएसएमई सेक्टर है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय विभाग है, इसको भी बढ़ावा मिलता है, इसको भी बढ़ावा मिलता है। अब ऐसा नहीं कि इस जेम में सारी चीज सरकारी है। मान लो कोई प्राइवेट आदमी है, मान लो मेरी कुर्सी का कारखाना है, मैं भी अपने आप को सरकार के पास जाके रजिस्टर कर सकता हूँ इस जेम में, और मैं सरकार को पहले बोल सकता हूँ कि मैं अगर लकड़ी कुर्सी दूंगा, हर कुर्सी का 1000 रुपये रेट दूंगा। तो सरकार को भी पता है कि 1000 रुपये की कुर्सी दे रहा है, मैं लिखित में दिया हूँ कि मेरी दुकान है, मैंने 1000 में कुर्सी दूंगा। तो जब किसी और विभाग को चाहिए होगा तो वो 1000 में कुर्सी ले सकता है। इससे करप्शन भी रुका, सरकार को सही चीज मिली, इस व्यक्ति की भी आय पता चल गई कि ये व्यक्ति कमा कहां से रहा है। मतलब कुल मिला के गुड गवर्नेंस का एक नमूना है ये, गुड गवर्नेंस का नमूना। सरकार ने अपना एक आंकड़ा निकाला कि हमने कम से कम 10% तो सेविंग करी। मतलब मालूम चला कि अगर इस चीज को बाहर से खरीदते तो 1000 रुपये लगता, लेकिन हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से 900 में ही खरीद लिया। मतलब हमने 10% की सेविंग की, तो अच्छा दिख रहा है हमें। सिर्फ 5% ही आपने ऑक्युपाई किया, फिर भी आपके पास अच्छा खासा पैसा आपके पास आ गया, सेविंग हो गई, और ये हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अगर और अच्छे से चले, इसमें और सारे प्रोडक्ट हम ला पाए तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये एक सरकार की स्कीम है, योजना है, और ये चल रही है और बाध्यकारी है। हर सरकारी विभाग को पहले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में चेक करना पड़ता है उसकी डिमांड को, और अगर यहाँ पूर्ति नहीं होती तो बाहर से ले सकता है, यहीं से लेना उसको ले, एक तरह से बाध्यकारी या कंपलसरी है। यहाँ तक ये बातें क्लियर है तो अप्लाई कर दो। यस सर। ठीक है, तो हर सरकारी मंत्रालय के लिए कंपलसरी है, चाहे वो प्योर सरकारी विभाग हो, चाहे पीएसयू हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, सबके लिए। और ये इसको कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि नाम में उसके लगाया वाणिज्य यार, वाणिज्य मतलब पैसा। तो ये तो सरकारी फ्लिपकार्ट जो है वो तो पैसा ही कमा रहा है ना, लेन देन हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, इसलिए ये इसको कंट्रोल करता है। अगली न्यूज में चलते हैं। मुझको ऐसा क्यों लग रहा है आज मैं आप लोगों की पीडीएफ कंप्लीट ही नहीं करा पाऊंगा। चलो ये आखिरी न्यूज पढ़ते हैं, बाकी अपन कल देख लेंगे। हांगकांग वाली न्यूज पढ़ते हैं आज। हांगकांग सेट टू अडॉप्ट चाइना एंटी सैंक्शंस लॉ। क्या है ये, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए पहले मैप देखो, मैप। ये आपको बहुत बड़ा चाइना दिख रहा है, कहाँ गया है? ये आपको बहुत बड़ा चाइना दिख रहा है। चाइना में ये छोटे छोटे दो बिंदु दिख रहे हैं। जो एक बिंदु है उसे कहते हैं हांगकांग, एक बिंदु कहते हैं मकाऊ। ये बहुत बड़े शहर है, वेल डेवलप्ड शहर है। एक बार कहीं मौका लगे तो हांगकांग मकाऊ घूम के आना, मजा आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो शहर है ना, ये शहर हमेशा से चाइना के नहीं थे। इन शहर में से हांगकांग ब्रिटेन के कब्जे में था, और मकाऊ पुर्तगालियों के कब्जे में था। लेकिन समय के साथ जब दुनिया भर को आज़ादी मिल रही थी, ये इलाके सौंपने थे, तो ये हांगकांग भी चाइना को दिया गया, मकाऊ भी चाइना को दिया गया। लेकिन भाई ये कई सालों से, कई 100 सालों से या कई दशकों से ये ब्रिटेन और पुर्तगाल के अधीन थे। तो यहाँ का नियम, यहाँ का कायदा कानून, यहाँ के लोगों की बोलचाल, बोली, भाषा, एजुकेशन, कल्चर, सब कुछ ब्रिटिश था, पोर्तुगीज था। और इनको पता था चाइना के अंडर जाएंगे तो चाइना में तो पागलपन है। भाई कोई बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, मान लो कोई लड़की है बहुत अच्छे खुले विचारों वाले घर में रही, उसकी शादी आप गांव में कर देंगे तो वो कैसे एडजस्ट करेगी? वैसा इनके साथ हो रहा था। हांगकांग और जब मकाऊ को चाइना को सौंपा गया तो ये ब्रिटेन और पुर्तगालियों ने इनके साथ एक संधि की। इसके साथ, चाइना के साथ,
और संधि में क्या बोला कि अगले 50 साल इस हांगकांग और मकाऊ में जैसा चल रहा है जीवन वैसा ही चलता रहेगा। कहने को तुम्हारे पार्ट रहेंगे, लेकिन जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मतलब यहाँ के लोगों पे चाइना का कानून नहीं लागू होगा भाई, यहाँ का लोगों का जो भी कल्चर है, एजुकेशन है, जो भी इनकी लाइफ स्टेटस है वो वैसा ही चलने देना। और 50 साल बाद यहाँ की जनता से वोट करना और रेफरेंडम करवाना, इनसे पूछना, और अगर वो हाँ बोले तब चाइना का कानून यहाँ पे थोपना, और ना बोले तो मत थोपना। ऐसा था। इन दोनों क्षेत्रों को बोला जाता है चाइना के SAR। चाइना के SAR कहा जाता है इनको, यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। चाइना के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र दो ही हैं, हांगकांग और मकाऊ। यहाँ तक की बातें क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. जी सर। आस्था पूछ रही हांगकांग में रूल किसने किया था 50 साल तक? हांगकांग और मकाऊ पे, हांगकांग पे ब्रिटेन का रूल था, मकाऊ पे पुर्तगाल का रूल था। जब ये लोग सौंप रहे थे उस जमीन को चाइना को, तो बोले थे अगले 50 साल तुम यहाँ दखल अंदाजी मत करना, जो जैसा चल रहा है इस जगह चलते रहने देना। और 50 साल बाद, अभी वो 50 साल खत्म नहीं हुए, 50 साल खत्म कब होंगे? जैसे 1997 में, जैसे हांगकांग को 1997 में सौंपा गया, तो 50 साल कब होंगे? 2047 में ना। और मकाऊ को सौंपा गया है 1999 में, तो 50 साल कब होंगे? 2049 में। यानी 2047 और 2049 में तक हांगकांग और मकाऊ में जैसा जीवन जी रहे थे ब्रिटेन के अंडर में या ये पुर्तगाल के अंडर में, वैसा ही जिएंगे। लेकिन चाइना की आंखों में हमेशा खटकता रहता है, क्योंकि यार ये लोग बड़ा जीवन, अच्छा जीवन चल रहा है, यहाँ पे चाइना की दमनकारी नीतियां नहीं चलती, यहाँ के लोग फ्री हैं, इनकी प्रेस फ्री है, कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं, सरकार के खिलाफ कहते हैं। और चाइना को लगता है इनकी आजादी देखकर हमारे घर की बहू बेटियां ना बिगड़ आए, यानी हमारा जो मेन लैंड चाइना है वहां के लोग ना विरोध करना शुरू कर दें कि हमको भी लिबर्टी दो, हमको भी थोड़ा अधिकार दो यार, हमको भी कुछ कहने का अधिकार दो, हांगकांग में कितना अच्छा जीवन है, मकाऊ में कितना अच्छा जीवन है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही, मेरी रिप्लाई करूं? यस सर। यस सर। न्यूज में क्यों है? अब चाइना लेकिन माने नहीं यार, 2047 तो बहुत लंबी बात है, 2049 तो बहुत लंबी बात है, चाइना का सब्र तो टूट रहा है। तो चाइना ने समय समय पे नए नए कानून थोपा करता है। तो हांगकांग में आपने देखा पिछले 2 साल वहां बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हांगकांग में, और होता ही रहता है, क्योंकि भाई आप जब वादा था 2047 तक आप हमको टच नहीं करोगे, तो अभी क्यों घुस रहे हो? खैर, तो अभी चाइना ने एक कानून निकाला है, और उस कानून में ये कहा गया है कि हांगकांग में जो भी विदेशी, हांगकांग बहुत बड़ा शहर है और काफी वेल डेवलप्ड है, आस्था बेटा सौंप दिया है, लेकिन शर्तों के साथ। समझे नहीं तो मान लो मैं एक घर बेच रहा हूँ, मेरे पास एक घर है, मेरी उम्र 80 साल होगी, मैं आपको घर बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बोला साहब ये घर तो मैं आपको बेच रहा हूँ, लेकिन इस घर में आना तब जब मैं मर जाऊं, मतलब इतने समय तक मुझको रहने दो इस घर में, या इस घर को मैं बेच रहा हूं, मैं भी इस घर से जा रहा हूं, लेकिन मेरी इस घर से यादें हैं, तो जब मैं मर जाऊं ना तब तुम इस घर में आ जाना। ऐसी शर्तें थी कि हांगकांग और मकाऊ में जो उनके रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं वो अपने आप में सेल्फ सस्टेन सिटी है, वो अपने आप में दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज है, वो दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे। वो चाइना के अंदर में पूरा पूरा अमेरिका है, मतलब पूरा पूरा आपको वेस्ट नजर आएगा, यूरोप नजर आएगा वहां पे। तो ये कहा था क्योंकि वहां की जनता भी विरोध कर रही थी 1997 में, हांगकांग खुद कह रहा था वहां की जनता कि हमको चाइना को मत सौंपो, लेकिन भाई चाइना के बगल में तो चाइना को देना ही पड़ता। तो तब बकायदा वहां की जनता ने प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा कुछ कानून लिखवाओ कि अगले 20-50 साल तुम कुछ छेड़ोगे नहीं, ये कानून में लिखा है बकायदा। तब जनता मानी वहां की, हांगकांग की जनता, कि ठीक है हम चाइना के अंडर में चले जाते हैं, मतलब मेरा राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहेगा, मैं मान लूंगा शी जिनपिंग को राष्ट्रपति। ये कहानी है, वहां गवर्नमेंट रूल है, वहां चुनाव होता है, सरकारें हैं सर हाल फिलहाल तो चाइना के नियम की सरकारें नहीं है, वहां डेमोक्रेसी है, चाइना जैसे ऑटोक्रेसी नहीं है वहां पे। ज्यादा मत घुसो इस चीजों में, क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? दुनिया में बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, मैं खोल दूंगा तो फिर रात कम पड़ जाएगी, इसलिए जो पहले इस न्यूज को खत्म करने दो, और 8 बज रहा है,
कोचिंग भी बंद करना रहेगा। मेरे पीछे 2 चपरासी भी बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं कि सर कब जाएंगे तो कोचिंग बंद करूं। ठीक है, तो चाइना समय समय पर नियम निकालता रहता है। चाइना ने एक नियम निकाला कि हांगकांग में जो भी कंपनियां, मकाऊ में जो भी कंपनियां हैं, अगर वो चाइना विरोधी काम करे, मालूम चले कि फेसबुक का एक ऑफिस हांगकांग में है और वो अपने फेसबुक में चाइना विरोधी बातें कर रहा है, या फेसबुक में ऐसे चाइना विरोधी बातें हो रही है और फेसबुक उस पोस्ट को हटा नहीं रहा है, या ट्विटर उस पोस्ट को हटा नहीं रहा है, तो चाइना ने कानून निकाला है कि ऐसी जो भी कंपनियां जो हांगकांग में बैठी हैं और चाइना के खिलाफ बातें हो रही हैं या चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, तो उनके अधिकारियों को हम वीजा नहीं देंगे, उनके अधिकारियों के जो संपत्तियां हैं हांगकांग में वो जब्त कर लेंगे। फालतू वाली बातें हमको नहीं जानना, बस कुल मिला के चाइना ने एक ऐसा कानून थोपा है जिसकी वजह से हांगकांग में फिर से विरोध शुरू होंगे। हांगकांग में फिर से विरोध शुरू होंगे, क्योंकि हांगकांग में क्या वादा था, 2047 तक तुम चूचा मत करना, लेकिन चाइना तो घुसे पड़ा है। अब जब ये होगा, क्योंकि चाइना कहता है एक देश एक सिस्टम, जैसे हम कहते हैं एक देश एक कानून एक टैक्स, तो चाइना भी कहता है कि एक कंट्री है तो 2 सिस्टम क्यों चल रहे हैं भाई। यानी चाइना पूरे जो मेनलैंड चाइना में अलग कानून चल रहा है और हांगकांग मकाऊ में अलग चल रहा है। हांगकांग मकाऊ में डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं 5 साल में। क्योंकि एक 1970 में उनका एक प्रीमियर आया था, उनका राष्ट्रपति आया था डेन जियाओपिंग। डेन जियाओपिंग का सपना था कि एक देश एक ही सिस्टम होना चाहिए, मतलब हांगकांग मकाऊ को मिला लो, हांगकांग मकाऊ को मिला लो। तो मिले तो ये 1997 में हांगकांग मिला, 1999 में मकाऊ मिला, लेकिन शर्त क्या है, 50 साल का क्लॉज डल गया। अब शी जिनपिंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको नींद नहीं आती, वो तो चाहता है हांगकांग मकाऊ को मिला ले, क्योंकि सिर्फ हांगकांग मकाऊ एक छोटे से इलाके नहीं है, अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट है उस छोटे सी जमीन पे, अरबों खरबों का। और चाइना चाहता है वो पैसा, मालूम चले मेरे खेत के बगल में मान लो कोई खेत है जहां मुझे पता है उसके अंदर हीरा है या कोयला है, तो मैं तो चाहूंगा ना आज नहीं कल कब्जा कर लूं उस खेत में। बस वही चीज है। तो चाइना बोलता है कि जब एक कंट्री है तो 2 सिस्टम क्यों है, लेकिन भैया 2 सिस्टम इसलिए कि भैया बाकायदा कानून में लिखा हुआ है कि भाई अगले 50 साल टच मत करना। तो डेन जियाओपिंग का सपना है कि हम इनको मिला ले, जैसे माओ का सपना है। माओ का सपना क्या है कि भाई लद्दाख भी उसका होना चाहिए, अरुणाचल भी उसका होना चाहिए, नेपाल भी उसका होना चाहिए, भूटान भी उसका होना चाहिए, तिब्बत भी उसका होना चाहिए। ये माओ का सपना है। उस माओ के सपना को पूरा करने के लिए अरुणाचल में भी सेना खड़ी है चाइना की, लद्दाख में भी खड़ी है, क्योंकि माओ का सपना है कि लद्दाख उसका है, अरुणाचल उसका है। तो इनके सपने के चक्कर में क्या दुनिया भी बदल जाएगी क्या। डेन जियाओपिंग का सपना था कि एक देश में एक सिस्टम होना चाहिए, 2 सिस्टम नहीं होना चाहिए, इनके कहने में थोड़ी ना होता है। तो खैर क्लियर हो रही मेरी बात, तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. बस आप ये जानो कि हांगकांग मकाऊ जो है वो चाइना के पार्ट है, चाइना कानून वहां चलता नहीं है, वो अपने आप में थोड़े ऑटोनॉमस है, यानी स्वायत्त है वो। और उनके जैसे हांगकांग को किसने रूल किया था, ब्रिटेन ने रूल किया था, ब्रिटेन ने चाइना को सौंपा है, और मकाऊ को किसने सौंपा है, पुर्तगालियों ने सौंपा है। ठीक है, तो अब जो अगली न्यूज है होम्योपैथी को लेकर, ये न्यूज अपन कल पढ़ेंगे। अब 8 बज गया है, अब चलते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो।